आज लोकसभा चुनाव के लिए कई दिग्गजों ने अपना अपना नामांकन भरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से लखनऊ सीट से नामांकन कर दिया। राजनाथ सिंह के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। लखनऊ से राजनाथ सिंह की हैट्रिक कंफर्म कही जा रही है। वहीं यूपी की सबसे हॉट सीट अमेठी से बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी ने नामांकन भरा है। स्मृति ईरानी ने नॉमिनेशन फाइल करने से पहले अमेठी में रोड शो भी किया। वहीं बिहार में लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ सारण से चुनाव लड़ रहे हैं और रोहिणी आचार्य अपने पिता लालू यादव के साथ पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंची हैं। 3 तस्वीरें जरा देखिए। तो ये तीनों तस्वीरें महत्वपूर्ण हैं। 3 बड़े दिग्गज हैं। सारण से रोहिणी आचार्य का लड़ना भी जबरदस्त फाइट वहां पे मानी जा रही है। स्मृति ईरानी के सामने कौन लड़ेगा? क्या राहुल गांधी आएंगे या गांधी परिवार से कोई और आएगा या कोई तीसरा प्रत्याशी आएगा? उसका इंतजार अभी भी बाकी है। राजनाथ सिंह भी अपना पर्चा भर चुके हैं। तो इन तमाम दिग्गजों के नामांकन और सियासी समीकरण पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले फेक वीडियो पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 टूक कहा है। फेक वीडियो के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, प्रधानमंत्री ने कहा है। फेक वीडियो पर चुनाव आयोग संज्ञान ले और फेक वीडियो फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। मुद्दों के आधार पर, सच्चाई के आधार पर, अपने कार्य के आधार पर आमने सामने राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, वो अब सोशल मीडिया पर फेक वीडियो फैला रहे हैं कि लोकतंत्र की भलाई के लिए, देश में सुख शांति के लिए, देश की एकता के लिए कृपा करके जो भी फेक वीडियो निकलते हैं उनको हम एक्सपोज करें। और ऐसे लोगों के विरुद्ध मैं इलेक्शन कमीशन से भी विशेष रूप से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करने के लिए कदम बढ़ाएं। तो प्रधानमंत्री जिन फेक वीडियो की बात कर रहे हैं, जिन एडिटेड वीडियो की बात कर रहे हैं, वो वीडियो जुड़े हैं गृह मंत्री अमित शाह से। इस फर्जी वीडियो केस में कांग्रेस कैसे फंस रही है? सबसे पहले आपको इस केस से जुड़े हुए कुछ बड़े अपडेट समझने चाहिए। इस वक्त क्या हो रहा है? जब अमित शाह का एडिटेड वीडियो वायरल हुआ तो इस मामले में दिल्ली पुलिस के पास शिकायत की गई, जिस पर एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू हो चुकी है। अब इसके आगे क्या हो रहा है? तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को नोटिस दे दिया गया है। पहला अपडेट आपको बता दें, इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। रेवंत रेड्डी से कहा गया है कि 1 मई को पूछताछ के लिए आप दिल्ली आ जाइए। रेड्डी को अपना मोबाइल साथ लाने के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया है। तेलंगाना के 5 और बड़े लोगों को भी नोटिस दिया गया है। क्या क्या हो रहा है? 5 लोगों में कांग्रेस के कुछ नेता शामिल हैं और ये बड़े लोग बताए जा रहे हैं। इन पर फेक वीडियो शेयर करने का आरोप है। और फेक वीडियो किसका है? गृह मंत्री अमित शाह का। दिल्ली पुलिस इन सभी 5 लोगों से आगे पूछताछ करेगी। तो पूछताछ में फेक वीडियो का सोर्स पता लगाने की कोशिश दिल्ली पुलिस करेगी और यह भी पता लगाया जाएगा कि यह वीडियो किसने उनके पास भी पहुंचाए हैं। उधर आरक्षण पर गृह मंत्री अमित शाह के इस फेक वीडियो पर हंगामा बरपा हुआ है। इसके आगे क्या होने वाला है, यह भी हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एससी, एसटी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा। सुना आपने, वीडियो एक, चेहरा एक, आवाज भी एक, मगर बयान अलग अलग। एक तकनीक कितनी गलतफहमी फैला सकती है, इसका जीता जागता सबूत है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आरक्षण को लेकर बयान देता ये फेक वीडियो, जिसे चुनाव के बीच सियासी फायदे के लिए सोशल मीडिया पर फैलाया गया। लेकिन अब इस साजिश का पर्दाफाश हो चुका है और साजिशकर्ताओं पर जबरदस्त एक्शन के साथ शिकंजा कसने की तैयारी है, जिसके लिए दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक स्पेशल टीम रवाना हो गई है। मगर सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर चुनाव में फेक वीडियो का ये दांव किसने खेला और अमित शाह के एडिटेड वीडियो के जरिए रिजर्वेशन पर क्या एजेंडा सेट करने की कोशिश थी? क्योंकि अमित शाह कई मौकों पर कह चुके हैं कि बीजेपी कभी भी आरक्षण के खिलाफ नहीं है। ना हम आरक्षण को हटाएंगे,
ना हटाने देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी की गारंटी है। इस मामले पर दिल्ली पुलिस मुख्यालय में आज एक हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें दिल्ली पुलिस और साइबर विंग के कई अधिकारी मौजूद रहे। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में तय हुआ कि जिन जिन सोशल मीडिया हैंडल से इस एडिटेड वीडियो को सर्कुलेट किया गया, उन सभी को नोटिस भेजकर पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया जाएगा। खास बात यह है कि दिल्ली पुलिस इस मामले में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को भी नोटिस दे सकती है। आपको बता दें, ये एडिटेड वीडियो सोशल साइट फेसबुक और एक्स पर भी है। इस वीडियो में अमित शाह आरक्षण को लेकर बयान दे रहे हैं। जांच में पाया गया कि गृह मंत्री का ये वीडियो बिल्कुल गलत है। इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एफआईआर दर्ज कर ली है। अब स्पेशल सेल ये फेक वीडियो बनाने वालों की पहचान में जुटी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की चुनावी रैली से फेक वीडियो फैलाने वालों पर करारा प्रहार किया और इशारों में इसके पीछे विपक्षी गठबंधन का हाथ बताया। लेकिन जो लोग चुनाव हार चुके हैं, मैदान खो चुके हैं, ये लोग इन दिनों टेक्नोलॉजी का उपयोग करके फेक वीडियो बना रहे हैं। हालांकि पीएम के आरोपों को कांग्रेस पार्टी निराधार बताकर उल्टे बीजेपी पर फेक वीडियो फैलाने का आरोप लगा रही है। प्रधानमंत्री को मुंह के दांत के तले उंगली दबानी चाहिए, शब्द नहीं बोलना चाहिए। आप भद्दी बातें करिएगा तो आपको भद्दी बातें सुनाई देंगी। जाहिर है इन दिनों आरक्षण का मुद्दा गर्म है और चुनाव के दौरान एडिटेड वीडियो के जरिए इस मुद्दे पर भ्रम फैलाकर सरकार के खिलाफ नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी। मगर अब असली और नकली का फर्क सबके सामने आ चुका है और अब दिल्ली पुलिस की टीम इस साजिश के पीछे छिपे चेहरों को बेनकाब करने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अमित शाह की इसी फेक वीडियो से जुड़े हुए मामले को लेकर बीजेपी चुनाव आयोग के पास गई है और बीजेपी ने चुनाव आयोग से बाकायदा इस मामले की लिखित शिकायत की है। चुनाव आयोग से कड़ी कार्रवाई की मांग बीजेपी ने उठाई है। आरक्षण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने ओबीसी के हक में डाका डाला है। कर्नाटक में मुस्लिमों को ओबीसी घोषित कर दिया। कांग्रेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरक्षण के मुद्दे को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि धार्मिक आधार पर आरक्षण देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है और ओबीसी के हिस्से का आरक्षण मुस्लिमों को दे दिया है। जब तक जनता जनार्दन का मुझ पर आशीर्वाद है, धर्म के नाम पर आरक्षण लाने की आपकी कोशिश, संविधान को बदलने की आपकी कोशिश मेरे जिंदा रहते आप नहीं कर पाओगे, लिख के रखना। तो 24 के चुनाव में अब आरक्षण को लेकर रण छिड़ा हुआ है। राहुल गांधी बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगा रहे हैं, तो बीजेपी लगातार कांग्रेस पर देश के सामने झूठ फैलाने का इल्जाम लगा रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। देश में 2 चरण का मतदान पूरा हो चुका है, मगर हर दूसरे दिन चुनावी रैलियों में नए मुद्दे उठ रहे हैं। ताजा मामला आरक्षण से जुड़ा है, जिसे लेकर पक्ष विपक्ष दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे आरक्षण ही 2024 का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। पीएम मोदी भी कभी मुस्लिम आरक्षण तो कभी दलितों और पिछड़ों का हक मारने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पर लगातार हमलावर हैं। कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का, हमारे संविधान का अपमान कर रही है। साथियों, ये वोट बैंक के लिए कांग्रेस की सोची समझी साजिश है। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरक्षण खत्म करने का आरोप लगा रही हैं, जिसे लेकर वार पलटवार का सिलसिला जारी है। कभी कहते हैं, इनके लोग कहते हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, और फिर बयान आते हैं नहीं, हम आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं। इनके ही बयान आते हैं। रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका प्राइवेटाइजेशन,
45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है। यह सच्चाई है। राहुल गांधी निराधार झूठ बोल गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में 10 साल से चल रही है और दोनों बार पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है। अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा होती कि आरक्षण को खत्म करना है तो हो चुका होता। यहां तक कि संघ प्रमुख मोहन भागवत भी साफ कह चुके हैं कि आरक्षण को खत्म नहीं किया जा सकता, मगर विरोधी पार्टियां बार बार बीजेपी को आरक्षण के मुद्दे पर कटघरे में खड़ा कर रही हैं। संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है, वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। इनके साथ एक सबसे खतरनाक परिवार है जो आरक्षण खत्म करना चाहता था। अब वोट चाहिए तो कह रहे कि आरक्षण खत्म नहीं होगा, आरक्षण नहीं खत्म होगा। दरअसल आरक्षण के नाम पर सियासी पार्टियां सालों से देश की जातियों को साधने की कोशिश करती रही हैं और वोट बैंक की खातिर भटकाने वाली राजनीति भी होती रही है। यही वजह है कि चुनावी मौसम में तमाम पार्टियों के लिए आरक्षण गले की फांस बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सवाल उन दो हाई प्रोफाइल सीट का जो हमेशा से हॉट सीट बनी रहती है। पहली तो है अमेठी और दूसरी है रायबरेली। अमेठी से बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी ने आज पूरे जोश खरोश के साथ नामांकन दाखिल भी कर दिया, लेकिन कांग्रेस की नामांकन वाली खिड़की अभी भी बंद है। जल्द ही अमेठी रायबरेली दोनों ही सीटों पर नामांकन की तारीख भी पूरी हो जाएगी, लेकिन इन दोनों सीटों से कांग्रेस किसको उतारेगी अभी भी ये सस्पेंस ही बना हुआ है। क्या राहुल अमेठी से लड़ेंगे? क्या प्रियंका रायबरेली से सियासी संग्राम में कूदेंगी? अभी हर सवाल पर सस्पेंस बना हुआ है। एक तरफ स्मृति ईरानी के नॉमिनेशन की गूंज थी तो दूसरी तरफ अमेठी के कांग्रेस खेमे में अभी भी सस्पेंस है। राहुल गांधी अमेठी से पर्चा भरेंगे या नहीं, वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या फिर रायबरेली से, या वो यूपी के राजनीतिक समर से दूर रहेंगे, किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा। मिलती आई है तो सिर्फ तारीख पर तारीख। रायबरेली और अमेठी में कौन से कैंडिडेट आएंगे, क्योंकि मेरे को तो साइन करके भेजना पड़ता ना, तो मैं देख के ही मैं आपको बोलूंगा ये कैंडिडेट हमारा है तो डाल रहे। ये हाल तब है जब अमेठी से लेकर रायबरेली तक दोनों ही सीटें गांधी परिवार के गढ़ के रूप में जानी जाती रही हैं। वहां कांग्रेस का लंबा जनाधार और इतिहास रहा है, लेकिन अब उसी अमेठी में राहुल गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस में गहन मंथन चल रहा है। ये वो अमेठी है जिसने 15 साल एक लापता सांसद के चलते खाद की लाइन में खड़े किसानों की छातियों पर, पीठ पर लाठी पड़ते देखा इंडिया अलायंस का। मुझे लगता है उन्होंने 4-5 कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ना चाहिए, कोई शायद तुक्के में एक आध आ जाए। कांग्रेस का खेमा भले ही अपने नेता के नामांकन का अभी भी इंतजार कर रहा है, लेकिन स्मृति ईरानी के रोड शो में पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं के साथ साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल रहे। स्मृति ईरानी जी हमारी जबरदस्त प्रत्याशी है। अब कांग्रेस किसको जबरदस्ती लाती मेरे को नहीं मालूम। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव स्मृति ईरानी के नामांकन में क्यों आए? तो इसका जवाब खुद सीएम मोहन यादव ने ही दे दिया। मालूम पड़ा है बड़ी संख्या में यदवंशी भी रहते हैं। मैं सभी यदवंशियों से कहना चाहता हूँ, आप सब भाग्यशाली हो। 5000 साल पहले भी भगवान कृष्ण ने धर्म के लिए पूरा जीवन कुर्बान किया था। पूरे जीवन में सदैव धर्म की लड़ाई लड़ी और आज हमारे सामने पुनः वो समय आया है जब भगवान राम का आनंद आया। बोलेगा जय श्री राम। अब पार्टी के नेता तो अपनी बेचैनी छिपा ले जाते हैं, लेकिन कार्यकर्ता क्या करें? रोड शो में एक जगह बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़ गए। हालांकि पुलिस ने उन्हें शांत करा दिया, लेकिन सवाल जस का तस है, अमेठी से उम्मीदवारी का मसला कब शांत होगा और कहीं कांग्रेस को इस सीट पर देर ना हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब से कुछ देर पहले हमारे संवाददाता विशाल पांडे ने अमेठी में ही केंद्रीय मंत्री और अमेठी से उम्मीदवार स्मृति ईरानी से बात की।
राहुल गांधी पर सवालों में उनके तेवर खासे तल्ख दिखाई दिए। जरा आप भी सुनिए। स्मृति ईरानी जी, आज आपका नामांकन दाखिल हुआ है, क्या खास मुद्दे आपके हिसाब से अमेठी लोकसभा चुनाव में इस बार रहने वाले हैं? देखिए, ये गढ़ माना जाता था कांग्रेस पार्टी का, लेकिन गत 5 वर्षों में सांसद के नाते आपको याद दिला दूं, 2 वर्ष तो कोविड के रहे। कोरोना के बावजूद हमने इन 5 सालों में 1,14,000 लोगों को घर बना कर दिया। हमने प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में 4 लाख परिवारों को जीवन में पहली बार शौचालय मिला, 3,50,000 परिवारों को जीवन में पहली बार नलके का कनेक्शन मिला, 1.5 लाख परिवारों को जीवन में पहली बार बिजली का कनेक्शन मिला, 2,20,000 लोगों को पहली बार गैस का कनेक्शन मिला, पहली बार यहाँ पर सीएमओ का दफ्तर बन रहा है, पुलिस लाइन बन रही है, पहली बार मेडिकल कॉलेज बन रहा है। लोगों को ये शायद वो हतप्रब्ध थे कि जहाँ गांधी परिवार का गढ़ माना जाता था जो क्षेत्र, वहाँ कोई काम ही नहीं हुआ था। और इसीलिए 15 साल के एक लापता सांसद का 5 साल एक भाजपा के एक्टिव सांसद के साथ कंपैरिजन निश्चित रूप से होगा। स्मृति जी, दक्षिण का भी चुनाव बीत चुका है, वायनाड से, जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अभी तक अमेठी और रायबरेली इन सीटों पर कांग्रेस कोई फैसला नहीं ले पा रही है। क्या ये स्मृति ईरानी का डर है या फिर कोई आपको कांग्रेस की रणनीति लगती है? क्योंकि आप अमेठी में लगातार घूम रही हैं, बहुत सारी सूचनाएं आपके पास। कांग्रेस कब, क्या, क्यों, किसको प्रत्याशी बनाएगी, वो मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय है कि हम धरातल पर जो नरेंद्र भाई के गाइडेंस में और उनकी सरकार के चलते काम कर पाए हैं, उसको घर घर जाके उनसे चर्चा करना। आप स्वयं इस बात के जी न्यूज़ के माध्यम से साक्षी रहे होंगे। पिछले 10 दिनों में मैंने स्वयं 145 मीटिंग्स की हैं और मेरी पार्टी के 325 मीटिंग्स हुई हैं। तो 450 से ज़्यादा मीटिंग्स का होना अपने आप में इस बात का संकेत है कि हम जनता के मध्य में जाते हैं, जनता से मुखातिब होते हैं, जनता भी हमें आश्वस्त करती है कि वो नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे हैं। इससे ज़्यादा कांग्रेस की रणनीति पर टिप्पणी करने का कोई औचित्य नहीं। और अमेठी से क्या राहुल गांधी चुनाव मैदान में उतरेंगे? इसका जवाब अभी ना हाँ है ना ना है, सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन सस्पेंस क्यों है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। 2019 की हार से क्या सबक कांग्रेस पार्टी ले रही है, इसलिए थोड़ा सा वेट कर रही है? मोदी योगी फैक्टर की क्या काट खोजने में लगी हुई है, यह भी एक सवाल है। बेहतर रणनीति बनाने की कोशिश है, और इसको क्या बेहतर रणनीति कहा जाएगा कि वो विलंब कर रहे हैं? लगातार गिरता हुआ वोट शेयर कांग्रेस पार्टी का, यह भी एक सवाल है। और विधानसभा चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन है, खराब प्रदर्शन, वो भी एक पॉइंट बनता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर मोहन यादव अमेठी क्यों गए और वहां पर उन्होंने चुनाव प्रचार कहिए या जिस तरह से स्मृति ईरानी के लिए उन्होंने वोट मांगे, उसका कितना असर हो सकता है, इसके बारे में हम आपको बताएं। उससे पहले आपको अमेठी के लोगों की राय जरूर सुननी चाहिए, जिसे हमारी टीम ने चुनावी बैटल ग्राउंड में तैयार किया है। क्या गांधी परिवार से कोई आएगा या बाहर से आएगा? अमेठी का तो बच्चा ये मानकर चल रहा है कि अमेठी और गांधी परिवार का एक मजबूत रिश्ता है। राहुल जी या प्रियंका जी के नाम की घोषणा होगी, नामांकन करेंगे और यहीं से एमपी बनकर राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन देरी किस बात की हो रही है, क्योंकि अब तो बहुत कम समय बचा है, 3 तारीख आखिरी दिन है नामांकन करने का। कोई रणनीति है या फिर आप लोग अभी देख रहे हैं कि माहौल कैसा होगा अमेठी? नहीं, रणनीति में हम कामयाब रहे हैं। कांग्रेस ने एक रणनीति बनाई कि जिस तरह से फेज 1, फेज 2 के साउथ में भारतीय जनता पार्टी को साफ करना है, बाकी के बचे हुए फेज में भारतीय जनता पार्टी को हाफ करना है। तो कांग्रेस के नेताओं को आप इस वक्त सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि हम रणनीति बना रहे हैं और रणनीति बनाकर आगे काम करेंगे। जाहिर है वो कह रहे हैं कि हम यहां से बीजेपी को हराएंगे, स्मृति ईरानी को यहां से हम चुनावी मैदान में हराने वाले हैं, और आगे की रणनीति क्या होगी वो आला कमान ही आगे जाकर उसका खुलासा करेगा। लखनऊ में राजनाथ सिंह नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे थे। जरा देखिए, अमेठी की हमने बात की, अमेठी के बाद एक और हॉट सीट है लखनऊ की, और यह सीट भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रही है। उनके साथ कौन कौन मौजूद है वो तस्वीर, उस पर भी नजर डाल लीजिए। एक तरफ से आपको पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यानी 2 मुख्यमंत्री उस वक्त मौजूद थे जब राजनाथ सिंह अपना नामांकन भरने के लिए वहां पर पहुंचे। इस सीट के समीकरण दरअसल भारतीय जनता पार्टी के फेवर में हमेशा से रहे हैं। उससे पहले की तस्वीरें जरा देखिए। राजनाथ सिंह ने पहले भगवान का आशीर्वाद लिया, तो बीजेपी फिर से लखनऊ में कमल खिलाने का दावा कर रही है, और उसकी वजह यह है कि लखनऊ बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है। कैसे, जरा इसको समझते हैं। साल 1991 में यहां बीजेपी का ही यहां पर कब्जा हुआ और उसके बाद से लगातार बना रहा। 1991 में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी यहां से चुनाव जीते।
बीजेपी कुल मिलाकर अब तक लखनऊ से 8 बार चुनाव जीत चुकी है और अटल बिहारी वाजपेयी यहां से 5 बार सांसद रहे हैं। बाद में अटल जी की विरासत संभालते हुए राजनाथ सिंह को मौका मिला और उन्होंने 2014 और 2019 में यहां से जीत हासिल की। अब एक बार फिर से वो चुनावी मैदान में है, तो तीसरी बार राजनाथ सिंह यहां से चुनावी मैदान में है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के बेटे और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के भतीजे प्रज्वल रेवन्ना पर सेक्स स्कैंडल के आरोपों से सियासी भूचाल आ गया है। चुनाव से ठीक पहले कर्नाटक के हासन से एनडीए के प्रत्याशी प्रज्वल रेवन्ना के हजारों कथित सेक्स वीडियो होने के दावे किए जा रहे हैं, जिनमें से कई वीडियो वायरल भी है। कर्नाटक सरकार ने एसआईटी बनाकर मामले की जांच शुरू करवा दी है। वहीं कुमारस्वामी ने वीडियो वायरल करने की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए हैं। चुनाव से पहले कर्नाटक में सेक्स स्कैंडल को लेकर भूचाल आ गया है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री रह चुके एचडी रेवन्ना और उनके सांसद बेटे प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ घर पर खाना बनाने वाली महिला ने यौन शोषण की एफआईआर दर्ज करवाई है। प्रज्वल रेवन्ना हासन लोकसभा सीट से सांसद हैं और जेडीएस उम्मीदवार भी हैं। उनके कई तथाकथित सेक्स वीडियो भी हासन में सर्कुलेट हो रहे हैं। दावा है कि इन वीडियोस में प्रज्वल रेवन्ना कई महिलाओं के साथ उत्पीड़न करते नजर आ रहे हैं। इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाने वाली महिला ने शिकायत की है कि काम शुरू करने के 4 महीने के अंदर एचडी रेवन्ना ने यौन उत्पीड़न शुरू किया। पत्नी के घर से बाहर जाने पर महिलाओं को स्टोर रूम में बुलाते थे, महिलाओं को छूते और साड़ी का पिन निकाल देते थे। एचडी रेवन्ना और प्रज्वल ने महिला कर्मियों का यौन उत्पीड़न किया। प्रज्वल उनकी बेटी को वीडियो कॉल कर अश्लील बातें करता था। महिला ने परिवार को जान का खतरा भी बताया है। मुख्यमंत्री को लेटर लिखे थे तो एंड मुख्यमंत्री इज आल्सो रिएक्टेड फॉर इट। द पेन ड्राइव व्हिच आई हैव रिसीव्ड टू माय ऑफिस, इट हैज गॉट हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस। ये पूरा मामला सामने आने के बाद कर्नाटक सरकार ने भी जांच के लिए एसआईटी का ऐलान कर दिया है। सरकार ने प्रज्वल रेवन्ना अश्लील वीडियो मामले में एक विशेष जांच दल बनाने का फैसला किया है। हासन जिले में अश्लील वीडियो क्लिप प्रसारित हो रहे हैं, जहां ऐसा प्रतीत होता है कि महिलाएं यौन शोषित हैं। एक तरफ हाई प्रोफाइल मामले में जांच और सियासत जारी है, दूसरी तरफ पुलिस सूत्रों के मुताबिक प्रज्वल रेवन्ना देश से बाहर जा चुका है। हासन लोकसभा सीट पर इसी 26 अप्रैल को मतदान हुआ है। क्योंकि प्रज्वल रेवन्ना हासन के एनडीए के उम्मीदवार हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जेडीएस एनडीए में शामिल हो गई थी, इसलिए कांग्रेस को निशाना साधने का मौका मिल गया है। भाजपा के कुकृत्यों को, भाजपा के घटक दलों के कुकृत्यों को, इतने जघन्य अपराधी का कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा। नील बटा सन्नाटा। तो अगर इस दरिंदे से घिन आती है, उससे ज्यादा घिन उन लोगों से आती है जो उसको संरक्षण देते हैं। इधर प्रज्वल की तरफ से भी एक एफआईआर दर्ज करवाई गई है, जिसमें वीडियो से छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। इस मामले में एचडी देवगौड़ा के दूसरे बेटे और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने वीडियो की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए हैं और इस मामले से पूरे परिवार को नहीं जोड़ने की बात कही है। ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟವರು ಯಾರು 3 ದಿವಸಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಯಾವುದೋ ಹಳೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಈಗ ಏನು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ? फिलहाल इस पूरे केस के सामने आने के बाद विरोध प्रदर्शन का दौर भी शुरू हो गया है। आरोप संगीन है और मौसम चुनावी है, ऐसे में यह मामला दबने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और प्रज्वल रेवन्ना कौन है, उनके सियासी रसूख के बारे में भी आपको बताते हैं। 2017 में प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक जेडीएस का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। 2019 में प्रज्वल पहली बार कर्नाटक की हासन लोकसभा सीट से सांसद बना। 2019 में राज्य में कांग्रेस और जेडीएस का गठबंधन था और प्रज्वल इन पार्टियों का संयुक्त उम्मीदवार था। यह भी आप बहुत गौर से सुनिए। ऐसे में देवगौड़ा परिवार के दबदबे वाली हासन सीट से जीत तय थी और 2024 में प्रज्वल हासन से एनडीए का प्रत्याशी बना। लेकिन चुनाव के दौरान प्रज्वल के कथित सेक्स वीडियो वायरल हुए और दावा है कि ऐसे हजारों वीडियो बनाए गए। लेकिन जेडीएस सेक्स स्कैंडल के आरोपों के बावजूद हासन से जीत का दावा ठोक रही है।
चुनाव परिणामों से पहले ही कांग्रेस को सूरत के बाद एक और बड़ा झटका आज इंदौर में लग गया। यहां के प्रत्याशी अक्षय बम ने अपने नाम के अनुरूप पार्टी पर बड़ा बम फोड़ दिया। क्या है यह पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। इन दो तस्वीरों ने आज कांग्रेस का माथा गर्म कर दिया है। कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज इन तस्वीरों को देखकर सिर पकड़कर बैठ गए हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर फिरकी कौन ले रहा है और ये लोचा आखिर है क्या। इन दोनों ही तस्वीरों के केंद्र में है मध्य प्रदेश के इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम। नामांकन के आखिरी दिन उन्होंने सबसे पहले अपना नामांकन वापस लिया और फिर उनकी तस्वीर बीजेपी के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय के साथ नजर आई।